आज मेरे बड़े भैया अपने पसंद की लड़की से शादी करके घर में आए थे। साथ में भाभी भी थी। और जैसे ही भैया भाभी घर के अंदर आए, मेरी माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। क्योंकि आज उनका सबसे बड़ा बेटा समाज इज्जत की परवाह किए बगैर अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आया था। उनके गलों में फूलों की माला थी। भैया ने जिस लड़की से शादी की थी, भले ही उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, वो देखने में साधारण थी, लेकिन वह मेरे भैया की पसंद की थी। मेरे बड़े भैया आशीष ने आज एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया था, जिसकी वजह से माँ उन्हें शायद कभी माफ नहीं करती। मेरा तो रह रह कर दिल घबरा रहा था कि न जाने अब आगे क्या होगा, क्योंकि माँ का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। पापा और मैं एक तरफ बैठकर सिर्फ ये तमाशा देख रहे थे। गुस्सा के मारे माँ की आंखों में खून उतर आया था, उनका चेहरा लाल हो चुका था। माँ का यह रूप देखकर भैया के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, और वह लड़की बेचारी भी डरी सहमी हुई चुपचाप से भैया के बगल में खड़ी थी। फिर दोनों धीरे धीरे माँ के सामने जाकर खड़े हो गए। भैया ने भाभी को इशारा किया कि माँ का आशीर्वाद लो, और फिर जैसे ही भैया और भाभी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए झुके, माँ ने अपना पैर हटा लिया और कहा, निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भैया और भाभी दोनों अपनी नजर नीचे करके चुपचाप से खड़े हो गए। पापा माँ को कहने लगे, निर्मला, बच्चे हैं और बच्चों से ही गलतियां होती है, इन्हें तुम माफ कर दो, आखिर तुम इसकी माँ हो। यह सुनकर माँ चिल्लाई और पापा से कहने लगी, आप तो बिल्कुल ही खामोश रहे। अरे आप तो कुछ करने से रहे। क्या इसे पता नहीं है कि घर में सबसे ज्यादा मेरी ही चलती है, और मेरे बच्चे कभी मेरे खिलाफ नहीं गए हैं। यह मेरा घर है, इस घर में मेरा हुक्म माना जाता है। इसने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी कैसे कर ली। इतने में ही भैया माँ की बात को काटते हुए बोले, मैं राधिका से प्यार करता हूँ। इतने में माँ चिल्लाई और कहने लगी, चुप कर बेशरम, घर में तेरी जवान बहन है, सामने तेरे माता पिता हैं, और तू हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे तूने मेरी परवरिश का यश हिला दिया। बस अब बहुत हो गया, निकल जा मेरे घर से। भैया जल्दी से माँ के पैरों में बैठ गए और कहने लगे, नहीं माँ, ऐसा मत करो। भाभी भी पैरों में बैठ गई थी और दोनों अपनी गलती की माफी मांगने लगे थे। भाभी कहने लगी, माँ जी, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, हमें माफ कर दीजिए। पापा ने भी माँ को बहुत ही समझाया, मगर माँ किसी की भी सुनने वालों में से नहीं थी। जो उनका मर्जी होता था वही करती थी। शायद माँ ऐसी इसलिए हो गई थी क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें मेरे पापा से बहुत सारी उम्मीदें थी। वह एक खाते पीते घर की थी, मगर जब शादी के बाद अपनी ससुराल आई, उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। पति की कमाई में उनका गुजारा नहीं होता था। उनके हिसाब से मेरे पापा की कमाई बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया। मगर जब बच्चे बड़े होने लगे, जरूरतें बढ़ने लगी, तो माँ ने पापा को कहा, आपकी कमाई बहुत ही कम है, आपको कुछ और भी काम करना चाहिए जिससे हमारे बच्चों का अच्छे से परवरिश हो जाए। परंतु पापा को तो माँ की बातों का कोई असर ही नहीं होता था। फिर मेरी माँ ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, वह बच्चों को कभी भी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने देगी। इसलिए उन्होंने स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया। एक तरफ बच्चों को पालना, घर का काम देखना, सबका ख्याल रखना, और फिर दूसरी तरफ नौकरी भी करना। इन सब के कारण मेरी माँ इतनी बिजी हो गई कि उन्हें अपने लिए कभी समय ही नहीं मिला। उनकी सारी जिंदगी सिर्फ मैं और मेरे दोनों भाइयों में अच्छी शिक्षा देकर काबिल बनाने में ही निकल गई। मेरे दोनों भाइयों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। मेरे बड़े भैया आशीष और छोटे भैया रोहित दोनों ही अच्छी कंपनियों में नौकरी करने लगे थे, जहां से उनकी अच्छी सैलरी आती थी। मेरे पापा की कमाई से हमारे घर का कुछ भी नहीं हो सका था। अगर माँ जॉब नहीं करती, अपनी समझदारी से नहीं चलती, तो शायद आज भाई अपने पैरों पर खड़े ना होते और मैं अच्छी कॉलेज में पढ़ रही ना होती। हम बस दूसरों के आगे हाथ फैलाए रहते, और बस जिंदगी के इसी कठिन समय ने मेरी माँ को सख्त और कठोर बना दिया था। उन्होंने अपने बच्चों के खातिर काफी कुछ किया था, इसलिए उन्हें अपने बच्चों से बहुत ही सारी उम्मीद थी। घर में नौकरानी थी, तो माँ नौकरानी के साथ भी बहुत ही सख्ती से पेश आया करती थी। हम तीनों भाई बहन, यहाँ तक कि पापा भी माँ से बहुत ही ज्यादा डरते थे। अगर वो माँ को किसी काम में दखल अंदाजी करते, माँ उनको भी चार बातें सुना दिया करती थी, जिसे सुनकर पापा बिल्कुल ही चुप हो जाते थे। हमारे घर में सभी को किसी भी कीमत पर माँ के आदेश का पालन करना ही पड़ता था।
लेकिन इधर से आशीष भैया काफी दिनों से एक लड़की राधिका से फोन पर बातें कर रहे थे और यह बात मुझे पता थी कि भैया का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उन्होंने किसी को बताने से मुझे मना किया था। फिर थोड़ी ही दिन के बाद राधिका भाभी भैया पर प्रेशर डालने लगी कि उनके मम्मी पापा उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, सो आशीष तुम कुछ करो वरना मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कर देंगे और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। फिर भैया ने डरते डरते माँ से यह बात कही थी कि वह एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और जिसका नाम राधिका है, क्या आप उसके घर मेरे रिश्ते लेकर जा सकती हैं? पहले तो माँ को गुस्सा आया, लेकिन फिर वो खामोश रही और लड़की के घर जाने का फैसला कर लिया। यह सुनकर हम सभी लोग बहुत ही खुश हुए थे। मेरी माँ को एक सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की चाहिए था। राधिका सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, लेकिन सुंदर नहीं थी। मेरे भैया ने उसको प्यार उसका भोलेपन और उसकी मासूमियत को देखकर किया था, उसका चेहरा और रंग रूप देखकर नहीं। राधिका भाभी की रंगत माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने फौरन इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। भैया ने माँ को बहुत ही मनाया, लेकिन माँ नहीं मानी। लेकिन राधिका भाभी के घर वाले इस रिश्ते से तैयार थे, क्योंकि उनको मेरे भैया के रूप में एक अच्छा पढ़ा लिखा और एक अच्छी नौकरी करने वाला लड़का मिल रहा था। इसलिए वह लोग उन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो गए थे और फिर इस तरह से भैया और भाभी की शादी हो गई। लेकिन यहाँ आने के बाद भैया को माँ ने बहुत सारी बातें सुनाई और कहा कि इस लड़की ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। यहाँ मेरा हुक्म चलता है और आज तक इस घर में सभी लोग मेरा हुक्म मानते हैं, लेकिन इस लड़की की वजह से इस घर का नियम टूट गया है। तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं कभी भी तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। भैया बहुत ही रो रहे थे, माँ तो उन्हें घर से निकाल रही थी, मगर हम सब लोगों ने भाभी भैया को कमरे में भेज दिया और माँ को शांत रहने को कहा। हमें पता था कि वक्त के साथ साथ माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन यह नहीं पता था कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला था। माँ जो प्लान बनाई थी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। पापा ने माँ को चालाकी और प्यार से समझाया और कहा कि तुम अगर आशीष को घर से निकाल दोगी तो हमारे घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी। आशीष अच्छा कमाता है, उसकी सैलरी भी अच्छी है। तुम उसे घर से बाहर मत निकालो, उसे यहीं रहने दो, क्योंकि वह अगर यहाँ से चला गया तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर माँ थोड़ी शांत पड़ गई, लेकिन उनके मन में जो प्लान चल रहा था उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। अगले दिन भैया भाभी जब अपने कमरे से बाहर निकले और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनको आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और यह देखकर हम लोग काफी खुश हो गए थे कि चलो माँ का गुस्सा खत्म हो गया और उन्होंने भैया भाभी को माफ कर दिया। अब सभी कुछ सही था, भैया भी काम पर जाने लगे थे, भाभी ने पूरे घर को संभाल लिया था। भैया भाभी दोनों बहुत ही खुश रहने लगे थे। पहले जो कि भाभी उदास रहती थी, अब माँ के मान जाने पर वो भी खुश नजर आ रही थी। भाभी ने जल्द ही माँ का दिल जीतने के लिए घर के सारे कामकाज अपने हाथों में ले लिए थे और यह देखकर माँ ने फौरन घर की नौकरानी को काम पर से निकाल दिया और कहने लगी, अब हमें नौकरानी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैंने माँ से कहा, फिर माँ घर का काम कौन करेगा? तो माँ कहने लगी, आ गई है ना हमारे घर में एक और नई नौकरानी, वह भी फ्री के। इतना कहकर माँ मुस्कुराते अपने कमरे में चली गई थी और माँ का यह अंदाज देखकर मुझे मन ही मन में भाभी को लेकर बहुत ही डर सा लगने लगा था। भाभी बड़ी फुर्ती के साथ हम लोगों के लिए खाना बनाया करती थी, घर के सारे काम किया करती थी। मैंने सोचा कि मैं भाभी के साथ उनके काम में हाथ बटा देती हूँ, क्योंकि भाभी इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी। मुझे उन पर तरस आने लगा था, इसलिए अब मैं भाभी की मदद करने लगी थी। लेकिन यह सब कुछ मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन मुझे कमरे में बुलाया और कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत है घर के कामकाज में हाथ डालने की? पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई करती रहो, कोई जरूरत नहीं घर गृहस्थी संभालने की। मैंने कहा, माँ भाभी अकेले ही सारा काम करती है, अगर मैं थोड़ा सा भाभी की हेल्प कर दूं तो क्या हो जाएगा? इस बात पर माँ ने मुझे भी बहुत जोरों से डांट दिया और कहा, खबरदार जो उसकी मदद की तो तुम सिर्फ अपने काम पर अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करो। जब वह इस घर में आई है तो काम भी तो वही करेगी।
माँ ने इतने गुस्से भरे अंदाज में यह सब कहा तो मैं डर गई और फिर खामोश हो गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भाभी भैया के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। कभी भी किसी बात को लेकर भैया से शिकायत नहीं करती थी। हमेशा उनके चेहरे पर हंसी रहती थी और यह सब देखकर मेरी माँ अंदर ही अंदर जल भूनकर गुस्से से आग के गोला बनते जा रही थी। मेरी माँ यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन भैया ने घर आकर खुशखबरी सुनाई कि उनका प्रमोशन हो गया है। यह बात सुनकर घर में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन साथ में भैया ने यह भी बताया कि 3 महीने के लिए उन्हें काम के सिलसिले में अपनी पूरी टीम के साथ विदेश जाना है। यह सुनकर हम सब लोग बहुत ही उदास हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा उदास भाभी हो गई थी, जो कि भैया से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। भैया की नौकरी की बात थी। फिर भैया भाभी को तसल्ली देकर और अपना ख्याल रखने को कहकर विदेश चले गए। लेकिन विदेश जाने से पहले भैया ने भाभी को एक मोबाइल गिफ्ट किया था, ताकि वह भाभी से बात कर सके। लेकिन भैया के जाते ही माँ ने सबसे पहले भाभी से मोबाइल छीन लिया और कहा, अगर तुम्हें अपने पति से बात करनी है तो हमारे सामने बैठकर हमारे ही मोबाइल से बात करनी होगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू अलग से मोबाइल रखे। भाभी इस पर खामोश रही, कुछ भी नहीं बोली। माँ ने भैया के जाने का खूब फायदा उठाया था। भाभी अब खुश बिल्कुल भी नहीं रहती थी। मैंने उस दिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा था। माँ ने तो भाभी का जीना दुश्वार करके रख दिया था। माँ अब भाभी को अपने कमरे में ही सुलाने लगी थी और पापा से कहा था कि वो भैया के कमरे में जाकर सो जाए। माँ भाभी को नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। भाभी रात को जल्दी सो जाती और सुबह जब उठती उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी। उनको ठीक से चला भी नहीं जाता था। माँ कहती थी, काम करती है इसलिए थक जाती है, पर मैं जानती थी बात सिर्फ काम की नहीं है। सारा दिन भाभी को घर का काम करने पड़ते थे और उसके बाद सभी लोगों के लिए खाना खाने के बाद जो खाना बचता था, माँ वही खाना भाभी को खाने के लिए देती थी। एक दिन मैंने जानबूझकर डाइनिंग टेबल पर भाभी के लिए एक्स्ट्रा प्लेट लगा दिया, जिस कारण माँ ने मुझे डांट दिया और कहने लगी, इसे इज्जत देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर एक दिन मैंने देखा भाभी ने पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, जो कभी माँ पहनती थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके चेहरे का रंग पीला हो रहा था। उनके हाथों पर भी कुछ जख्म थे। मैंने पूछा, भाभी आपके हाथों पर जख्म कैसे? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो ज्यादा पानी में हाथ रहने की वजह से हो गया है और कुछ नहीं। लेकिन मैं जानती थी ऐसा पानी की वजह से नहीं होता है। अवश्य माँ भाभी पर जुल्म कर रही थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं माँ की शिकायत भैया से कर सकती। माँ ने कभी मुझे मोबाइल रखने की परमिशन ही नहीं दी थी और ना ही मेरे भाई और पापा के पास मोबाइल था। सिर्फ और सिर्फ बड़े भैया और माँ के पास ही मोबाइल था। माँ अपना मोबाइल किसी को भी नहीं देती थी और तो और भाभी का मोबाइल भी उन्होंने अपने पास ही रख लिया था। मैं भाभी की मदद करना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। भैया के जाने के बाद जैसे भाभी की जिंदगी रुक सी गई थी। वो ना ही खुश रहती थी और ना ही किसी से बात करती थी। दिन पर दिन माँ भाभी के लिए सख्त होते जा रही थी और मैं बस देख रही थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि भाभी किचन में नाश्ता बना रही थी, लेकिन वह बहुत ही थकी थकी और कमजोर नजर आ रही थी। भाभी को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह कई रातों से सोई नहीं है। उनके बाल उलझे हुए थे और सर हाथों पर सूजन थी। मैंने कहा, भाभी आप ठीक हो? मेरी आवाज पर वह चौंक गई और कहने लगी, हाँ बस मेरी नींद कम हो गई है। मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो मुझे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुछ कहने से रोक लिया था। दूसरी तरफ जब भी भैया भाभी को फोन करते हैं तो भाभी का फोन स्विच ऑफ आता था। फिर भैया जब माँ को फोन करके भाभी के बारे में पूछते, माँ यही कहती वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है और सारा सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती है। बेटा उसकी तो जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है, उसे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। भैया को तो माँ की बातों पर विश्वास ही नहीं होता था। और फिर जब वह कहते थे कि नहीं मुझे अभी राधिका से बात करनी है, तो माँ बहाना बना देती थी और कहती अभी तो वह सो रही है, जब उठेगी तब उसे तुमसे बात करवा दूंगी।
माँ भैया को सिर्फ झूठ ही बोल रही थी। भाभी बेचारी तो सारा सारा दिन घर के कामों में ही पिची रहती थी। नींद लेना, आराम करना तो जैसे उनकी जिंदगी से खत्म ही हो गया था। माँ ने थोड़ी देर के बाद भाभी को आवाज लगाई। भाभी ने अपनी साड़ी की पुल्लू से गले और हाथों को साफ किया और माँ के कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी, जी आपने बुलाया? माँ ने कहा, हाँ तुम्हारा पति तुमसे बात करना चाहता है, लो कर लो। भाभी के चेहरे पर खुशी आ गई थी। बेचारी को बहुत दिनों के बाद भैया से बात करने का मौका मिल रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने मोबाइल पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो माँ ने मोबाइल पीछे कर लिया और कहने लगी, सुनो, जैसे मैं कहूँ वैसे ही तुम कहना। यह सुनकर भाभी के आंखों में आंसू आ गए। फिर माँ ने भाभी से कहा, तुम्हें अपने पति से सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम्हें आराम करना, मोबाइल चलाना और टीवी देखना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारा सारा दिन अपने कमरे में ही रहती हूँ। तुम्हें फोन करना है तो करो, मुझे तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। यह सुनकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, माँ जी मैं कैसे कह सकती हूँ? तो माँ ने गुस्सा होकर कहने लगी, मेरे बेटे को तो तूने बड़ी आसानी से अपने पल्लू में बांध लिया है। तुझे क्या लगा कि शादी के बाद भी तू मेरे बेटे पर अपना हक जमा पाएगी? देख, इस घर में रहना है तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें इस घर से निकालने में मुझे एक पल का भी समय नहीं लगेगा। समझ आई? जितना कहा सिर्फ उतना ही कहो। तो भाभी खामोश होकर कहने लगी, ठीक है मैं ऐसा ही कहूंगी। और फिर उन्होंने हाथ में मोबाइल ले लिया। भैया को फोन मिलाया गया। माँ ने फोन पर स्पीकर ऑन कर दिया था, जिस पर भैया भाभी को डांट रहे थे कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे यहाँ पर आए 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। तुमने एक दिन भी मुझे फोन नहीं किया। क्या मैंने तुम्हें इसलिए मोबाइल दिया था? भाभी ने वही सब कुछ कहा जैसे माँ ने उनसे भैया को कहने के लिए कहा था। भैया और भाभी के बीच में दरारें पड़ चुकी थी। भैया भाभी से गुस्सा हो गए और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। मेरी भाभी पर दिन बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। मुझे तो अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैं भाभी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगने लगी। माँ रोज रात को भाभी को अपने कमरे में ही रखती थी और सुबह जब भाभी माँ के कमरे से निकलती तो बहुत ही ज्यादा बेहाल हुए रहती थी। भाभी जब रात में माँ के कमरे में सोने के लिए जाती थी, माँ दरवाजों को बंद कर लेती थी। मैं जब यह बात पापा को बताया, पापा कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारी माँ बहू के साथ अच्छा नहीं कर रही है, कुछ तो जरूर है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा है। मेरे बहुत पूछने पर भी भाभी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि आखिर रात में माँ के कमरे में क्या होता है, जिस कारण आप सवेरे इतनी थक जाती हैं। भाभी बिल्कुल चुप रही, कुछ भी नहीं बोली। हर बार मुझे ऐसा लगता था कि वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। अब मैंने यह बात रोहित भैया को बता दी थी। रोहित भैया कहने लगे, हमें कुछ करना होगा, हमें जानना होगा कि इस कमरे का क्या राज है। चाहे माँ को बुरा ही क्यों ना लगे, हमें जानना होगा कि आखिर बंद कमरे के अंदर भाभी के साथ क्या होता है। फिर रात को जब माँ किसी काम से बाहर निकली तो मैं पहले से ही जाकर माँ के कमरे में छुप गई। और फिर जैसे ही माँ कमरे के अंदर आई तो उन्होंने भाभी को कमरे के अंदर बुलाया। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाभी कमरे के अंदर आ चुकी थी। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद माँ का गुस्सा वाला रूप सामने आने लगा। वो भाभी से अपनी टांगे दबा रही थी और कह रही थी, जोर जोर से पैर दबाओ, हाथों में जान नहीं है क्या? अभी तुझे कमरे की सफाई भी करनी है। भाभी ने थकी हुई कमजोर आवाज में कहा। जी ठीक है। भाभी की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। आज मेरी माँ उनसे सिर्फ अपनी सेवा नहीं करवाती थी, बल्कि उन्हें भाभी को अपना गुलाम बना लिया था। अब सब कुछ मुझ पर पता चल गया था। मैं जान चुकी थी कि भाभी सुबह इतनी थकी हुई और सारा दिन खामोश क्यों रहती है। मैंने पापा को यह बात बताई तो पापा यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने माँ को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन भाभी के हाथ से अचानक कांच का गिलास टूटकर जमीन पर गिर गया। माँ को जैसे ही गिलास टूटने की आवाज आई, वह फौरन ही किचन में आई और भाभी को डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें ढंग से कोई भी काम करने के लिए नहीं आता है क्या?
जब देखो नुकसान करते रहती हो। भाभी ने फौरन कांच के टुकड़ों को उठाना शुरू कर दिया, जिस कारण से एक शीशे का टुकड़ा भाभी की उंगली में चुभ गया, जिससे खून बहने लगा था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। मैंने आगे बढ़कर भाभी का हाथ पकड़ा और फिर उस पर मरहम पट्टी लगा दिया। भाभी कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ अपनी नजरें झुका ली। शाम को जब रोहित भैया घर पर आए तो मैंने उन्हें सभी कुछ बताया, तो रोहित भैया कहने लगे, अब बहुत हुआ, अब मैं भैया को खुद सारी हकीकत के बारे में बताऊंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब रोहित भैया ने अपने दोस्त के फोन से आशीष भैया को फोन किया तो भैया ने फोन को हाथ उठाया ही नहीं। वो शायद अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। उन्होंने वापस पलटकर फोन भी नहीं किया। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई, उसने हमारे दिल को तोड़कर रख दिया। क्योंकि विदेश से यह खबर आई कि एक एक्सीडेंट में आशीष भैया की मौत हो गई। यह सब सुनकर माँ के होश उड़ गए थे। वह जोर जोर से रोने लगी थी। आशीष भैया इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। भाभी और भैया दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते थे। भाभी तो इस उम्मीद में जिंदा थी कि कुछ दिन के बाद उनके पति वापस लौटकर आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया अब ऐसी जगह पर चले गए थे जहां से वापस आना नामुमकिन था। भाभी विधवा हो चुकी थी। भैया के मौत से सबसे ज्यादा असर भाभी पर ही पड़ा था। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी और माँ तो अब और भी उन्हें सताने लगी थी। दिन पर दिन भाभी पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। रोज रोज यह सब घर में होने लगा तो रोहित भैया को अब भाभी पर होने वाला अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वह माँ से कहने लगे, माँ आप भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं। आखिर आप उनके साथ ऐसा क्यों करती हो? क्या वह इंसान नहीं है? आप तो उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती हो। आप तो ना जाने किस बात का बदला उनसे ले रही हो। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? माँ हमसे यह सब देखा नहीं जाता। यह सुनकर माँ मुस्कुराने लगी और बोली, आज तुम भी इस 2 टके की लड़की के लिए मेरे सामने जवान लड़ा रहे हो। तुम्हें उससे बड़ी हमदर्दी हो रही है। उसके साथ यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह जबरदस्ती मेरे बेटे की जिंदगी में शामिल हुई। उसने मुझे मेरे बेटे से दूर करने की कोशिश की। मैं अपनी मर्जी की बहू इस घर में लेकर आना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से मेरा बेटा भाग गया और उसने मर्जी से शादी कर ली। जब से इस मनहूस के कदम इस घर में पड़े हैं, घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरे जीते जी मेरा जवान बेटा आशीष की मौत हो गई। भैया ने माँ को खामोश करवाया और कहा, बस माँ अब मैं भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अगर भैया भाभी ने एक दूसरे से लव मैरिज किया तो उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करने का हक था, लेकिन आपको हक नहीं है कि आप उनको सजा दो। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया की बात सुनकर माँ ने कहा, अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब समझ में आया कि तुम्हें इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तुम्हारे भाई की बीवी तुम्हें पसंद आ गई है। अब उसने तुम पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। भैया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने माँ की तरफ देखा जैसे उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। फिर भैया चिल्लाए और कहने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माँ कहने लगी, मुझे पता है कि वह डायन हमेशा तेरे आगे पीछे घूमती रहती है, जिसकी वजह से आज तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो। जब यह इस घर में नहीं आई थी तब तो तुम में से किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझसे जवान लड़ाए। भैया कहने लगे, माँ आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे कैसे हम पर इल्जाम लगा सकती हैं? मैं भाभी की इज्जत करता हूँ इसलिए आवाज उठा रहा हूँ। यह कहकर भैया अपने कमरे में चले गए थे। मैंने माँ की तरफ देखा, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मैं भैया के कमरे की तरफ गई और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें लाल हो रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुई। भैया खामोश होकर मुझसे बातें करने लगे। वह कहने लगे, आखिर हम लोग कब तक माँ की बकवास को सुनते रहेंगे और कब तक माँ के अत्याचार को सभी लोग सहते रहेंगे? माँ तो भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। दिन पर दिन माँ के अत्याचार हम सभी लोगों पर बढ़ते ही जा रहा है। घर का ऐसा माहौल में तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं क्या कहती, मैं फिर कमरे में से बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि भाभी आंगन की सफाई कर रही थी और माँ उनके पास खड़ी हो उन्हें ताना दे रही थी, कह रही थी,
पहले तूने मेरे बड़े बेटे को फंसाया और अब तेरी नजर मेरे छोटे बेटे पर है। खबरदार जो तू मेरे छोटे बेटे के सामने भी जाने की कोशिश की। रोहित से दूरी बनाकर रखना, नहीं तो मार मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी। भाभी सिर्फ अपना आंसू पोंछ रही थी और नजरें नीचे करके आंगन की सफाई कर रही थी। माँ भाभी से कहे जा रही थी, मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगी। तू मेरे बेटे को खा गई। तू अगर उसकी जिंदगी में ना होती तो शायद उसकी मौत भी ना होती। अभी बेचारी चुपचाप सब सुन रही थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रही थी। भाभी हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाना चाहती थी, लेकिन माँ हमेशा भाभी को नौकर से भी बदतर समझती थी। कोई अगर माँ को कुछ कहता तो माँ साफ कहती, इस घर में जो कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। लेकिन माँ यह नहीं जानती थी कि वह अपने ही परिवार को खुद से दूर कर रही है। वह भले ही भाभी के साथ बुरा करती थी, लेकिन इन सब का असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ रहा था। हमारे दिल में माँ के लिए अहमियत कम होते जा रही थी। भाभी अब पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी, बहुत ही कमजोर और लाचार हो गई थी। माँ तो उन्हें खाने को भी नहीं देती थी। कई बार तो छुप छुप कर मैंने भाभी को खाना दिया था। भाभी इतना अत्याचार सहकर भी इस घर में रह रही थी। उनका कहना था, यह मेरे पति का घर है और मैं उनकी विधवा हूँ। इस घर से अलग होने का मतलब अपने पति के नाम से अलग होना है और मुझे अपने पति के नाम से मोहब्बत है। भाभी को देखकर मुझे एहसास होता कि दुनिया में कोई इतना भी अच्छा कैसे हो सकता है जितनी अच्छी भाभी है। जब से भैया की मौत हुई थी, माँ उनकी मौत का इल्जाम भाभी पर ही दिया करती थी। हालांकि पापा माँ को समझाते थे, परंतु माँ तो किसी की सुनती ही नहीं थी। फिर पापा खामोश हो जाते थे। एक दिन भाभी रोहित भैया को चाय देने के लिए उनके कमरे में गई थी। माँ ने यह सब अपने आंखों से देखा। माँ गुस्से के मारे अपना चेहरा लाल कर चुकी थी। उन्होंने तुरंत भाभी को किचन में बुलाया और फिर जैसे ही भाभी किचन में गई, माँ ने चूल्हे पर चिमटा गरम करके भाभी के दोनों हाथों पर सटा दिया और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो तुम उसके कमरे में नहीं जाओगी। भाभी रोते हुए बोली, मैं तो सिर्फ चाय देने के लिए गई थी। माँ ने कहा, चाय तुम कमरे से बाहर भी रख सकती थी। पहले तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई और छोटे बेटे पे डोरे डाल रही है। तू जो सोच रही है वह मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। माँ लगातार उन्हें चिमटा से जला रही थी। भाभी माँ से माफी मांग रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन माँ को उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भाभी की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। मैं अपने कमरे में थी, रोहित भैया भी अपने कमरे में थे, पापा घर से बाहर जा रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने भाभी की चीख सुनी, हम लोगों के साथ साथ पापा भी फौरन किचन की तरफ आ गए। माँ के इस रूप को देखकर मैं तो अपने जगह से हिल भी ना पाई, परंतु रोहित भैया इस पर बर्दाश्त न कर सके। आज उन्होंने सोच लिया, चाहे आर या पार, आज वो माँ के खिलाफ जाकर ही रहेंगे। उन्होंने माँ के हाथों से चिमटा छीन भाभी को पीछे की तरफ धकेला और कहने लगे, आखिर यह सब क्या हो रहा है? माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इंसान हो, क्योंकि जैसी हरकत आप कर रहे हो ऐसी हरकत तो कोई दरिंदा ही करता है। आपको इस मासूम लड़की का चेहरा दिखाई नहीं देता? आखिर आप इन पर इतना अत्याचार करोगी? माँ ने भैया की तरफ चौंक कर देखा, जैसे उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनका बेटा उनसे इस तरह से बातें करेगा। उन्होंने कहा, तो फिर से आ गया अपनी भाभी का पक्ष लेने? यह माशरूम नहीं है। भैया कहने लगे, तो फिर यह क्या है? आज भैया के चेहरे पर बहुत ही गुस्सा था। भैया ने कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपका बड़ा बेटा मर गया और आप उसकी विधवा के साथ यह सब कर रही हैं। घर में एक अजीब तरह का शोर हो रहा था। माँ और जोर जोर से लड़ाई कर रही थी। भाभी रो रही थी, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। दूसरी तरफ भैया और माँ में बहुत ही झगड़ा हो रहा था। माँ कह रही थी, तुझे इसमें इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं तुझे कह रही हूँ, इस बार मैं इसे घर से निकाल कर ही रहूंगी, क्योंकि अब इसकी मौजूदगी मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। फिर माँ ने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटकर घर से बाहर निकालने लगी। मैंने माँ को कहा, माँ भाभी को छोड़ दो, परंतु माँ सुन ही नहीं रही थी और उन्हें लगातार घसीटकर दरवाजे के बाहर लेकर जा रही थी। अभी माँ दरवाजे के पास पहुंची, इतने में भैया जोर से चिल्लाया और कहने लगे, माँ बस बहुत हो गया, अब भाभी का इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। मैं अभी बताता हूँ इनका इस घर में कौन है और कौन नहीं है।
भैया को मैं और पापा हैरानी से देख रहे थे। फिर वह फौरन किचन में गए और जब वहां से निकलकर आए तो उनके हाथों में चाकू था, जिसे देखकर हम लोग डर गए। भैया ने चाकू से अपना अंगूठा काटा, जिससे देखकर माँ भी हैरान रह गई थी और सोच रही थी आखिर रोहित क्या करने वाला है। भैया ने अपने कटे हुए अंगूठे से निकलने वाले खून से भाभी की मांग को भर भर दिया और कहा, राधिका अब मेरी पत्नी है। यह देखकर हम सब लोग हैरान रह गए और अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। दूसरी तरफ भाभी की आंखें लाल हो चुकी थी। वह तो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने जल्दी में उनके साथ क्या हो गया। माँ जोर से चिल्लाई। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, तूने यह क्या कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। तू पागल हो गया है क्या? भैया कहने लगे, माँ आपने हमेशा अपने इस घर पर और अपने आप पर बहुत ही घमंड किया है ना, तो आप इस घर में रहो। मैं आज अपनी पत्नी को लेकर इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा एक भाई मर चुका है और आगे मेरी भी शादी होनी थी। मेरी भी पत्नी इस घर में आएगी तो आप उनको भी सुकून से नहीं रहने देने वाले थे, क्योंकि मैं राधिका की हालत देख चुका हूँ। राधिका अब मेरी पत्नी बन चुकी है और मैं इसे लेकर अब इस घर से जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ऐसे घर में जहाँ मिनट का भी सुकून ना हो। भैया की आंखों में आंसू थे, हालांकि मेरे आंखों में भी आंसू आ चुके थे। पापा सर झुकाकर खड़े हुए थे। माँ भैया से कह रही थी, अगर तू इस घर से चला गया अच्छा नहीं होगा। भैया ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब आप क्या करोगी? मैं आपसे सारा संबंध खत्म करता हूँ। यह कहकर भैया भाभी का हाथ पकड़कर बाहर निकलने वाले थे कि पापा ने कहा, रुको, बस बहुत हो गया। सारी जिंदगी खामोश रहकर मैंने तुम्हारी माँ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। तुम इस घर से जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि यहाँ पर सुकून खत्म हो चुका है। जिस घर में औरत की चलती है वहां पर मर्द की कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। वैसे भी तुम्हारी माँ ने मेरी कोई अहमियत नहीं जानी। उसे यही लगता है कि मैं कोई काम नहीं करता, काम यही करती है। इसी ने बच्चों की परवरिश की है और ये घर की इसकी कमाई से ही बना हुआ है। तो फिर तुम्हारी माँ ही इस घर में रहे। बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी हाल में रहोगे, उसी हाल में मैं भी रह लूंगा। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ नहीं। पापा की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। सच में माँ की वजह से हमारे घर का माहौल बहुत ही खराब हो गया था। पापा भी भैया के साथ जाने लगे तो फिर मैंने भी कहा, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? माँ तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। माँ के लिए हमेशा उनके नियम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं भी अब आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। यह सुनकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर जाएगी सिर्फ यह लड़की यहाँ से जाएगी। पापा कहने लगे, नहीं, हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब तुम हमें नहीं रोक सकोगी, क्योंकि हमने सारी जिंदगी तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले। हम सब लोग एक साथ मिलकर घर से बाहर निकल आए थे। माँ अपने घमंड में थी, इसलिए उन्होंने हम में से किसी को भी जाने के लिए नहीं रोका। उन्हें लगा कि वह अकेले जिंदगी अच्छे से गुजार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम लोगों को घर से निकले हुए 1 महीना बीत गया था। भैया ने किराए का घर ले लिया था जहाँ हम सभी लोग रहते थे। वहाँ एक अजीब सा सुकून था, खुशियाँ थी। मैं भाभी का ख्याल रखती, भाभी हम सब लोगों का ख्याल रखती थी। भैया भाभी को बहुत ही इज्जत दिया करते थे। भाभी, जो कि अभी भी इस बात से शर्मिंदा थी कि उनके देवर ने उनसे शादी कर ली थी। मेरे भैया ने यकीन दिलाया कि जो आपके भाग्य में नहीं था वह आपसे दूर हो चुका है। मैं आपके साथ हूँ और आपका बहुत ही ख्याल रखूंगा। उन दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता ऐसा नहीं था जैसे बड़े भैया और भाभी के बीच में था, लेकिन फिर भी घर में सुकून था। हम लोग खुशी से रह रहे थे। हम लोगों ने माँ से कोई भी मतलब नहीं रखा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब हम आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। जब माँ के साथ रहते थे तो हम में से किसी को भी खुलकर हंसने का परमिशन नहीं था, मगर यहाँ हमारा जो मन करता हम वही क्या करते थे। उसी दिन दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जैसे ही भैया ने दरवाजा खोला तो सामने माँ को बहुत ही परेशान हालत में देखा। वो भैया को देखते ही भैया से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दे, सभी लोग घर वापस चलो। मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत घमंडी थी, मगर अकेले रहने से मुझे यह एहसास हो गया है कि कोई किसी का नहीं होता।
मुझे एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया है। मुझे तुम लोगों की बहुत ही याद आती है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। भैया ने माँ को कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भाभी ने माँ को संभाला और घर के अंदर लेकर आई। उन्होंने हम सबको यही समझाया कि गलती इंसान से ही होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ जी को अपनी गलती रियलाइज हो गई है। हम में से कोई भी माँ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भाभी की अच्छी अच्छी बातें ने हमारा दिल जीत लिया। माँ के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भाभी से माफी मांगते हुए बोला, बेटा, मुझे लगता था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मगर तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो। तुमने मुझे माफ कर दिया। हम सब ने भी खुशी खुशी माँ को माफ कर दिया और फिर कुछ समय बाद ही हम लोग वापस अपने घर चले आए थे। अब माँ पूरी तरह से बदल गई थी। हमने घर की हालत जाकर देखी तो पता चला इस घर में माँ पर क्या क्या बीती थी। माँ जब घर में अकेले रहने लगी थी तो उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। उनको एलर्जी की बीमारी लग चुकी थी, जिसकी वजह से उनके बदन से बदबू आ रही थी। माँ के स्वभाव के चलते कोई भी माँ से मिलने के लिए घर पर भी नहीं आता था। फिर भैया ने माँ का इलाज करवाया और माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। अब हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। भगवान ने माँ को उनके किए की सजा दे दी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और माँ पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिस कारण से घर में चारों तरफ हंसी खुशी का ही माहौल हर वक्त रहता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।